हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम की पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। हमने लास्ट लेक्चर में इसका पार्ट वन कंप्लीट किया था, जिसमें हमने देखा था कि डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है, ठीक। और उसमें हमने इस ओरल कैविटी, फेरिंग्स और ईसोफेगस के बारे में पढ़ा था और फाइनली फूड कहाँ पर पहुँचा था, स्टमक में पहुँचा था। और मैंने यहाँ पर आपको गैस्ट्रिक जूस के बारे में डिटेल स्टडी बताई थी, ठीक। अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो आसानी से देख लेंगे, उसको समझ जाएंगे, तो यहाँ पर ये सेकंड वीडियो आपके लिए और आसान होगा। तो आई होप आपने उसको देख लिया होगा। चलो इसका स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सेकंड वीडियो इस वाले में, इसमें हमने बोला था कि हम हेल्पिंग ग्लैंड्स के बारे में, मतलब सहायक ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे। हेल्पिंग ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, जिसको हम एसेसरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, जिसमें जैसे कि लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। इनसे कोई जूस बनता है जिसको डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, पाचक रस कहते हैं, और ये रस डाइजेशन में हेल्प करता है। तो कल हमने क्या आपको बताया था, एक उसका ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने यहाँ पर आपको ओरल कैविटी के बारे में बताया था कि ओरल कैविटी से फूड इनगल्फ करते हैं तो यहाँ पर सलाइवा बनती है। सलाइवा जिसको लार कहा जाता है हिंदी में। और ये लार बनाने वाले कौन है? लार बनाने के लिए लार ग्रंथियाँ होती हैं, और कितनी पेयर हैं? 3 पेयर्स हैं, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल और पैरोटिड, जिसमें पैरोटिड सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद हमने इसके पीएच के में डिस्कस किया था। तो पीएच इसका होता है स्लाइटली एसिडिक, मतलब 6.8, ठीक। इसके बाद हमने आपको बताया था यहाँ पर कौन सा एंजाइम होता है, तो वो है टाइलिन। अगर टाइलिन नहीं दिया जाएगा तो आप मारोगे एमाइलेज, और टाइलिन के साथ यहाँ पर होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का मेन फंक्शन है जो रेसिडुअल पार्टिकल्स होते हैं फूड में, उसको वो क्या करता है? ओरल कैविटी में ही समाप्त कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है। इसके बाद मैंने बताया था ग्रसनी, ये है फेरिंग्स। ग्रसनी में कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, ये एक कनेक्शन है। इसके बाद ये एक लंबी ट्यूब आपको दिख रही है, इसको ग्रास नाल या ईसोफेगस कहते हैं। यहाँ पर जिगजैग फॉर्म में फूड पार्टिकल आता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। और उसके बाद वो फूड पार्टिकल कहाँ जाता है? स्टमक में पहुँचता है, ठीक। यहाँ पर सबसे पहला जूस बनता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है गैस्ट्रिक जूस, जिसको हम कहते हैं जठर रस। और इस जठर रस का पीएच क्या होता है? वो 1 से 3 के बीच में, बिटवीन 1 to 3। और यहाँ पर मेन कंपोनेंट है HCl, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और यहाँ पर 3 टाइप की सेल होती हैं, वो भी मैंने आपको कल बताया था। पहली म्यूकस सेल, जो म्यूकस को जनरेट करती है, म्यूकस का निर्माण करती है। दूसरी है ऑक्जेंटिक सेल, जो HCl का प्रोडक्शन करती है। और तीसरी है ज़ाइमोजन सेल, जो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन बनाती है। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब आप खाना खाते हो तो HCl बनता है और HCl इनको एक्टिवेट करता है। तो पेप्सिनोजन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, एक्सेप्ट मिल्की प्रोडक्ट। दूध के अलावा जितने भी प्रोटीन होंगी उसको कौन डाइजेस्ट करेगा? पेप्सिनोजन। और दूध से बनी हुई चीज़ों को कौन डाइजेस्ट करेगा? प्रोरेनिन डाइजेस्ट करेगा। तो ये तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं? गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? क्योंकि जो इसका कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, वो डाइल्यूट हो जाता है, तो टाइम ज़्यादा लगता है डाइजेशन में। 3.5 से 4 घंटे, अप्रॉक्स 4 घंटे तक फूड कहाँ पर रहता है? स्टमक में रहता है। और इसके बाद ये पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो हम इस फूड पार्टिकल को अभी यहीं पर छोड़ते हैं। यहाँ पर फूड पार्टिकल को काइम या चाइम कहा जाता है, और ओरल कैविटी में बोलस कहा जाता है, ये भी आपको मैंने बताया था। अब हम पढ़ते हैं इन ग्लैंड्स के बारे में, और सबसे बड़ी ग्लैंड ये दिख रही है आपको, इसका नाम है लिवर। लिवर को हिंदी में यकृत भी कहा जाता है। लिवर को हिंदी में यकृत कहा जाता है, और एक नाम और है जिगर। ये ध्यान रखिएगा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपी पुलिस में आया था कि जिगर के बारे में। जिगर इन द क्वेश्चन क्या था कि बाइल जूस, जिसको हम बोलते हैं पित्तरस, का निर्माण कौन करता है? और ऑप्शन में लिखा हुआ था यकृत नहीं, जिगर लिखा हुआ था। यहाँ पर समस्या आ गई हिंदी मीडियम वालों के साथ, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश मीडियम का देखा नहीं, उसमें लिवर स्पष्ट लिखा हुआ था, लिवर क्लियर लिखा हुआ था, उन्होंने यकृत ढूंढ रहे थे, बट यकृत नहीं, वहाँ पर जिगर ऑप्शन दिया हुआ था। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए कि इसको लिख लिया करें लिवर, और जब भी कभी आप पेपर अटेम्प्ट करें तो बगल में ही इंग्लिश का ही भी लिखा होता है, और उसके बगल में हिंदी का लिखा होता है। तो बगल से इधर देखने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है कि आपको 2-4 पेज पलटना है, तब आपको दिखेगा कि उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या है। आप आसानी से देख करके वहाँ टिक मार सकते हैं। और आई होप सबको पता होगा कि इसको लिवर कहा जाता है इंग्लिश में, यकृत या जिगर। अगर यहाँ पर बात करें क्वेश्चंस की, तो क्या बनता है? पहला क्वेश्चन जो बहुत बार कई अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वो कौन सी है? यकृत है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड। पहला तो ये हो गया।
सेकंड, ये जो लिवर है इसके बहुत सारे फंक्शन हैं, ये मेन ग्लैंड एक तरीके से आप इसको बोल सकते हो, ठीक। अगर इस लिवर की मैं बात करूं तो इस लिवर के अंदर बहुत टाइप की सेल्स होती हैं और इन सेल्स को बोलते हैं हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल, जब भी कभी भी बात आती है हिपैटिक या हिपैटो तो वो लिवर की ही बात हो रही होती है, ठीक। और इसकी स्टडी को बोला जाता है हिपैटोलॉजी। जहाँ पर भी लॉजी लगा हो वो क्या होता है, स्टडी होता है। आई होप आपको ये बात पता होगी, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, हिपैटोलॉजी। तो लिवर की सेल को बोलते हैं हिपैटिक सेल। इस सेल को बताने का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है क्योंकि ये बॉडी की एक ऐसी सेल है जिसके अंदर रीजनरेटिंग पावर, जिसको बोलते हैं पुनरुद्भवन की क्षमता, सबसे ज़्यादा होती है। पुनरुद्भवन की क्षमता, रीजनरेटिंग पावर, रीजनरेटिंग पावर। अब बात आती है कि पुनरुद्भवन क्या होता है। देखिए, जैसे छिपकली की पूंछ टूट गई, कट गई, तो कुछ ही दिन में, एक अगले ही दिन में उसकी पूंछ धीरे धीरे पूरी तरीके से कवर कर लेती है। ये होती है रीजनरेटिंग पावर। लिवर के अंदर ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। अगर किसी का लिवर खराब हो जाता है, डॉक्टर कहता है कि आपका लिवर में इन्फेक्शन हो गया है, 30 या 40 या 50% लिवर खराब हो गया है, ठीक, आपको कुछ प्रिकॉशंस रखने हैं। अगर आप उस प्रिकॉशंस को मानते हैं, उसको कवर कर लेते हैं, तो लिवर अपने आप खुद को रीजनरेट कर लेता है। या अगर किसी को लिवर ट्रांसप्लांट भी किया जाता है तो देखा गया है कि लिवर का कुछ पार्ट ट्रांसप्लांट करने पर वो लिवर कंप्लीट लिवर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी रीजनरेटिंग पावर या पुनरुद्भवन की क्षमता इन कोशिकाओं में सबसे ज़्यादा होती है। हमारे नॉर्मल अगर कोशिकाओं की बात करें जो हमारे शरीर में पाई जाती है, उनमें रीजनरेटिंग पावर इसकी अपेक्षा बहुत कम है। हमें अगर कोई चोट लगती है तो उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़, मतलब घाव भरने की क्षमता धीरे धीरे होती है। 1 महीने 2 महीने जिस हिसाब की आपको चोट लगी उसी हिसाब से वो भरेगा, बट यहाँ पर बहुत तेज होती है। तो ये तो हो गया हिपैटिक सेल, और इस हिपैटिक कोशिका के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता ज़्यादा होती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका एक एक लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड तो हो गया इसकी रीजनरेटिंग पावर, जिसको हम बोलते हैं पुनरुद्भवन क्षमता सबसे ज़्यादा। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, पुनरुद्भवन रीजनरेटिंग पावर, उधर लिखा हुआ है, मैंने एरो बना दिया ऊपर की तरफ, बहुत ज़्यादा है। तीसरा, और इसका क्या फंक्शन है, आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी फॉर्मेशन का मतलब है आरबीसी का निर्माण करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आरबीसी का निर्माण तो कहाँ होता है, प्लीहा में। मैंने आपको बताया था स्प्लीन में होता है, जिसको आरबीसी का आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, उसकी डेथ होती है स्प्लीन में। आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, ये मैंने आपको बताया था। बट आरबीसी फॉर्मेशन मैंने यहाँ लिखा है, इसका मतलब क्या है, आरबीसी फॉर्मेशन इन एम्ब्रायोनिक कंडीशन। एम्ब्रायोनिक कंडीशन की अगर मैं बात करूं, एम्ब्रायोनिक कंडीशन क्या होता है, भ्रूण की अवस्था में, मतलब जब बेबी, बच्चा मदर के अंदर होता है, वो होती है एम्ब्रायोनिक कंडीशन। तो आरबीसी कहाँ बनती है, आरबीसी बनती है एम्ब्रायोनिक कंडीशन में। कौन बनाता है, लिवर बनाता है। और एडल्ट में, हम आप में, सामान्य व्यक्ति में कहाँ बनती है, तो आप बोलोगे अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्या है, हिपैरिन फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में हिपैरिन को भी ऐसे ही हिपैरिन लिखते हैं। हिपैरिन का निर्माण करता है। हिपैरिन का निर्माण कौन करेगा, यही लिवर करता है। अब हिपैरिन क्या होती है, बात आती है हिपैरिन क्या है। देखिए, आपके ब्लड में बहुत टाइप की प्रोटीन होती हैं। कुछ ऐसी प्रोटीन भी हैं जिनका काम है ब्लड क्लॉट करना, रक्त का थक्का जमाना। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिनेज, फैक्टर 8 और एक आता है जिसको मैंने बताया था प्लेटलेट्स। ये सारे जब मिल जाते हैं तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। जब कभी चोट लगती है तो हमारा कुछ ही सेकंड में या कुछ ही मिनटों में ब्लड क्लॉट हो जाता है, ठीक है। ये एक नॉर्मल है। अगर कभी कभी देखा गया है कि कोई ऐसे पर्सन जिनके अंदर चोट लगने पर उनका ब्लड बहना रुकता नहीं है, उन्हें एक बीमारी होती है। आई होप आप लोग जानते होंगे उस बीमारी का नाम है, ठीक है। उस बीमारी को कहते हैं हीमोफीलिया।
उसमें क्या होता है, चोट लगने के बाद ब्लड बहता रहता है क्योंकि उनके पास फैक्टर 8 नहीं होता है। ये जीन पे डिपेंड होता है, ये एक जेनेटिक बीमारी है, हम इसको अलग से पढ़ेंगे, जेनेटिक या जीन्स की जो डिजीज़ हैं उन पे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर देखते हैं हेपेरिन करता क्या है। तो ये जो प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम और आपका प्लेटलेट्स, फैक्टर 8, ये सब आपकी बॉडी में है। तो बॉडी के अंदर कहीं पर भी चिपक सकते हैं, जहाँ पर भी आपस में आएंगे ये क्लॉट कर देंगे, रक्त का थक्का जम जाएगा, और अगर थक्का कुछ सेकंड के लिए भी जमा तो उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। समस्या यहाँ पर आती है। तो हिपेरिन क्या करता है, हिपेरिन इन सबको अलग अलग रखता है, मतलब प्रोथ्रोम्बिन अलग, प्रोथ्रोम्बिनेज अलग, फैक्टर 8 अलग और प्लेटलेट्स अलग, ये आपस में मिलते नहीं हैं। तो हिपेरिन क्या करता है, हिपेरिन के लिए एक स्पष्ट रूप से एक शब्द आता है, उसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट, जिसको हम बोलते हैं रुधिर का थक्का नहीं जमने देता, रुधिर का थक्का नहीं जमने देता। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि हिपेरिन का निर्माण कौन करता है, तो हिपेरिन का निर्माण लिवर करता है। क्लियर हो गया, आई होप आपको यहाँ समझ में आ गया होगा कितना। तो मैंने बताया सबसे पहला कि लार्जेस्ट ग्लैंड है, ओके। सेकंड है रिजेनरेटिंग पावर, पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, इनकी कोशिकाओं को हिपैटिक सेल कहते हैं। थर्ड बताया मैंने आरबीसी फॉर्मेशन, आरबीसी का निर्माण, बट किस कंडीशन में, एम्ब्रायनिक कंडीशन या भ्रूण की अवस्था में। उसके बाद बताया मैंने हिपेरिन फॉर्मेशन, हिपेरिन क्या करता है, शरीर के अंदर ब्लड क्लॉट को रोकता है, एंटीकोगुलेंट है, ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं और इसका क्या काम है लिवर का। लिवर की अगर और बात करी जाए तो यहाँ पर एक मेन पॉइंट आता है और उसका क्या काम है, ये है नेक्स्ट पॉइंट, बाइल जूस फॉर्मेशन। क्वेश्चन यहीं से कई बार आया है कि बाइल जूस का निर्माण कौन करता है। बाइल जूस को हिंदी में कहते हैं पित्त रस। क्वेश्चन कई बार बना है कि पित्त रस कौन बनाता है, और ऑप्शन में पड़ा होता है पित्ताशय, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। तो लोगों को लगता है कि पित्त और पित्ताशय सेम है, नहीं, यहाँ पर यही गलती है। बाइल जूस मतलब पित्त रस का निर्माण करता है लिवर, और वो स्टोर कहाँ पर होता है, स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ये देखिए छोटा सा यहाँ पर एक ऑर्गन लगा हुआ है, एक छोटी सी ग्लैंड लगी है जो लिवर से ही कनेक्ट है। तो गॉल ब्लैडर में पित्त रस भंडारित होता है, स्टोर होता है, बट फॉर्मेशन कौन करता है, लिवर करता है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं बाइल जूस के बारे में कि बाइल जूस क्या होता है, पित्त रस क्या होता है। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट जूस है, ये एक इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव जूस है। ये करता क्या है बाइल जूस, सबसे पहले देखा जाता है कि इसका कलर क्या होता है, तो येलो एंड ग्रीन, येलोइश ग्रीन। ये आपके सामने ये भी लिखा होता है ग्रीनिश येलो, मतलब पीला और हरे रंग का द्रव्य है, पीला व हरा रंग का ये द्रव्य होता है। क्लियर। दूसरा, अब इसमें होता क्या है, किस वजह से ये पीला और हरा होता है। देखिए बॉडी में जो भी कलर है या नेचर में आपको जो भी रंग दिख रहे हैं, ये किसी ना किसी पिगमेंट की वजह से दिख रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल मेलानिन पिगमेंट की वजह से हमारी स्किन का कलर क्या है, ब्राउन है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से हमारा ब्लड कैसा है, रेड है। सेम चीज़ यहाँ पर भी बाइल जूस का कलर है येलो और ग्रीन, पीला और हरा, किसकी वजह से, तो आप बोलोगे बिलिरुबिन और बिलोबार्डिन, बिलोरुबिन और बिलोबार्डिन, बिलोरुबिन और बिलोबार्डिन की वजह से ये कैसा होता है, येलो और ग्रीन कलर का होता है। क्वेश्चन बना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बाइल जूस का पीएच क्या होता है। तो पीएच होता है यहाँ पर 7.7 से 8.6, मतलब ये वैल्यू कहाँ जा रही है, ये वैल्यू जा रही है बेस मतलब क्षार की तरफ, क्षारीय होता है। अभी मैं आपको पीएच को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा, आप कंफ्यूज मत होंगे, ठीक। किस तरीके से कौन कौन सा पीएच कहाँ पर होता है, बस आपको एक पीएच याद रखना है, बाकी आप सारे ही पीएच बता देंगे कि किस तरीके से होता है, ठीक। तो यहाँ बाइल जूस का पीएच है बेसिक। ज़्यादातर क्वेश्चन में एग्जैक्ट पीएच की वैल्यू नहीं पूछता, एग्जैक्ट पीएच की वैल्यू सिर्फ दो ही कंडीशन में पूछी जाती है, वो है आपका ओरल कैविटी और स्टमक, जिसको हम बोलते हैं अमाशय। यहाँ पर आपसे बस इतना पूछेगा कि बेसिक और एसिडिक,
अब चलिए आगे देखते हैं कि बाइल जूस करता क्या है। बाइल जूस तो हो गया येलो ग्रीन कलर का, किसकी वजह से? बिलिरुबिन और बिलवार्डिन की वजह से। अब बात यह होती है कि इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, तो आप बताओगे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वसा का इमल्सीकरण। देखिए होता क्या है वसा का इमल्सीकरण? वसा का इमल्सीकरण का मतलब होता है जैसे फैट है, ये वसा का एक पार्टिकल है, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देना, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन, इमल्सीकरण। तो अगर किसी भी पर्सन में बाइल जूस नहीं बन रहा है या बाइल जूस का प्रोडक्शन तो होता है बट किसी वजह से उस ग्लैंड को हटा दिया गया है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि किस चीज़ का डाइजेशन नहीं होगा या बाधित हो जाएगा या प्रॉब्लम करेगा, तो आप बोलोगे फैट का, मतलब वसा का। अब बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। जो आप देख रहे हो यहाँ पर पित्त की थैली, जिसको हम पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर में ये पित्तरस स्टोर हो जाता है, बनाने वाला लीवर है, बट कभी कभी यहाँ पर स्टोन हो जाता है, पथरी हो जाती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, पथरी की अगर हम बात करें, स्टोन की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन बना है स्टोन किसका बना होता है। पूरी बॉडी में कहीं पर भी स्टोन होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का होगा, याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है क्या, स्टोन, जिसको हम पथरी कहते हैं। तो अगर यहाँ पर मतलब पित्त की थैली में या पित्ताशय में या गॉल ब्लैडर में कैल्शियम ऑक्सलेट है, ये कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम ऑक्सलेट की अगर स्टोन बनता है तो डॉक्टर उसको निकालने का प्रयास करता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मैं लिख देता हूं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी क्वेश्चन बना है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टोन को रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ स्टोन, वो तो उस प्रोसेस का नाम है लिथोट्रिप्सी। या वो स्टोन या तो किडनी में हो सकता है या वो कहाँ पर हो सकता है, आपके गॉल ब्लैडर में हो सकता है। तो डॉक्टर ने निकाला उस प्रोसेस को, क्या बोला हमने, लिथोट्रिप्सी। इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि पित्त की थैली के अंदर, पित्ताशय के अंदर बहुत अधिक मात्रा में, मतलब नंबर उनके स्टोन के ज़्यादा होते हैं, तो डॉक्टर कहता है, सजेस्ट करता है कि आप इस थैली को, मतलब गॉल ब्लैडर को हटा दो, रिमूव कर दो। तो अगर ऐसे पर्सन का गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया जाएगा तो आप पहले ये सोचिए, क्या बाइल जूस बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बाइल जूस बनाने के लिए कौन आता है? लीवर आता है, लीवर बनाएगा बाइल जूस। बट क्या स्टोर होगा? तो आप कहोगे स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ये जो पित्त की थैली है, गॉल ब्लैडर है, वो रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो जैसे आप खाना खाओगे तो थोड़ा बहुत पित्त रस या बाइल जूस बन जाएगा। बट उन लोगों को डॉक्टर मना कर देता है जिनकी पित्त की थैली हटाई जाती है, गॉल ब्लैडर, कि आप फैट, मतलब वसा का सेवन कम से कम करें, फैट कम खाएं। अगर आप मिल्क पीते हैं तो आप टोन्ड मिल्क पिए। क्यों? क्योंकि इसके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। कुछ समय बाद ये चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, बट अगर इंस्टेंट निकाला गया है तो डॉक्टर रिकमेंड करता है कि लगभग आप कुछ समय, साल भर तक इन सब चीज़ों से दूर रहें। ठीक, तो यहाँ पर भी कुछ प्रोसेस आते हैं, जैसे कि एक तो मैंने आपको लिथोट्रिप्सी बता दिया है। लिथोट्रिप्सी क्या है? रिमूवल ऑफ स्टोन। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि अगर बाइल जूस नहीं, अगर पित्त की थैली, जिसको मैं पित्ताशय या गॉल ब्लैडर बोल रहा हूं, अगर पित्ताशय हटा दिया जाएगा, डॉक्टर इसको रिमूव कर देगा, हटा देगा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कोलेसेक्टेक्टोमी। नाम टेढ़ा है, मगर आप 3-4 बार याद रखोगे, रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा। कोलेसेक्टेक्टोमी, ये नाम है रिमूवल ऑफ पित्त की थैली, जिसको हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर, रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं कोलेसेक्टेक्टोमी। और रिमूवल ऑफ स्टोन, इसको बोलते हैं लिथोट्रिप्सी। ओके, तो ये कोलेसेक्टेक्टोमी हो गया। एक कंडीशन और आती है,
वो कंडीशन क्या है, कभी कभी इस गॉल ब्लैडर का साइज बढ़ने लगता है, आकार बढ़ने लगता है। यहां अपर गैस्ट्रिक रीजन में इस जगह पर थोड़ा बहुत पेन होता है, इस रीजन में पूरे में तो पेन होगा। आपने कराया अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर ने बोला कि आपका जो गॉल ब्लैडर है, पित्तरस है, पित्ताशय है, उसका साइज बढ़ रहा है। अगर गॉल ब्लैडर का साइज बढ़ रहा है तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है कि आप कुछ भी बाहर का ना खाएं, कुछ दिन बॉइल्ड फूड खाएं, शायद ये कंट्रोल हो जाए। तो जब इसका साइज बढ़ता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं कोलेसाइटोसिस। कोलेसाइटोसिस ये क्या है, जब पित्त की थैली या गॉल ब्लैडर का साइज इंक्रीज होता है। तो मैंने आपको यहां पर 3 वर्ड बताए। सबसे पहला क्या बताया, कोलेसाइटोसिस। सेकंड क्या बताया मैंने आपको, लिथोट्रिप्सी, लिथोट्रिप्सी। थर्ड क्या बताया मैंने आपको, कोलेसेक्टेक्टोमी। कोलेसाइटोसिस क्या होता है, जब गॉल ब्लैडर या पित्त की थैली का साइज बढ़ रहा है। लिथोट्रिप्सी क्या होता है, स्टोन को रिमूवल ऑफ स्टोन, पत्थरी को हटाने की प्रक्रिया, यह होती है लिथोट्रिप्सी। कोलेसेक्टेक्टोमी क्या होता है, जब डॉक्टर पूरे गॉल ब्लैडर को ही हटा देता है, पित्त की थैली को हटा देता है। और इसके बाद, इन तीनों प्रोसेस के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये कि जब पित्त की थैली को हटा दिया जाएगा तो पित्तरस बनेगा, बाइल जूस फॉर्मेशन होगा कि नहीं, तो आप बोलोगे होगा, क्योंकि बनाने वाला कौन है, लिवर है। ये पित्ताशय या पित्त की थैली गॉल ब्लैडर नहीं बनाता है, बनाता कौन है, लिवर बनाता है। तो पित्तरस बनेगा, बट यहां पर ध्यान ये रखना है कि स्टोर नहीं होगा, ठीक। और इसके बाद मैंने आपको एक लास्ट चीज और बताई थी जो इंपॉर्टेंट है कि इसका फंक्शन क्या होता है, वो होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। आई होप आप ये तीनों चीज समझ गए होंगे। आप इस वीडियो को पॉज करके इन सब चीजों को लिख लीजिएगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। इसके बाद एक यहां पर 3 प्रोसेस हैं, 3 प्रक्रिया हैं, 3 स्टेप हैं, और ये प्रक्रिया कौन करता है, ये लीवर के स्पेसिफिक फंक्शन है। सबसे पहले प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस, देखिए यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जेनेसिस मतलब होता है जेनरेट करना, फॉर्म करना, निर्माण करना, और ग्लाइको मतलब किसका निर्माण करना, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का निर्माण करना। आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी चीजें खाते हैं, ठीक है, बट आप वर्कआउट नहीं करते हैं, तो जो एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन देता है, ग्लूकोज देता है। आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, आप ग्लूकोज ले लो, ठीक है। इसलिए डॉक्टर हमको ग्लूकोज लगाता है, क्योंकि वो बॉडी को एनर्जी देता है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आपको प्रॉब्लम क्या है, और हम लोग भड़क जाते हैं कि आपने ग्लूकोज लगा करके अपना बिल बना लिया, ठीक। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज होता है, एक्सेस अमाउंट में जो ग्लूकोज है वो बॉडी में ऐसे ही नहीं घूमता रहेगा, उसको क्या किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा। किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ग्लूकोज किस में बदल जाएगा, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड है, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है, याद रखिएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब जनरेट करना, निर्माण करना। और यहां पर आता कौन है, आपने नाम सुना होगा, इस प्रोसेस को करने के लिए आता है इंसुलिन। इंसुलिन आपने अच्छे से सुना है, ये डायबिटिक पेशेंट जिनको मधुमेह होता है उनके पास इसका निर्माण ना के बराबर होता है या धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से उनमें यह प्रोसेस नहीं हो पाती है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और उनके बॉडी में ग्लूकोज एक्सेस अमाउंट में घूमता रहता है, जिसकी वजह से उनको क्या बोला जाता है कि इनमें मधुमेह मतलब डायबिटीज हो गया है, ठीक। तो ये तो हो गया प्रोसेस। अब ये जो ग्लाइकोजन है ये स्टोर कर लिया जाएगा लिवर की सेल्स मतलब हेपेटिक सेल्स में। तो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होगा,
यहाँ पर लीवर में स्टोर हो जाएगा। ओके, ये तो पहली प्रोसेस है ग्लाइकोजेनेसिस। अब होता क्या है कि इसका एक रिवर्स प्रोसेस है, उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। ये इसका जस्ट रिवर्स है, ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस, देखिए इसमें क्या होता है कि जो ग्लाइकोजन बॉडी में स्टोर हुआ था, लिवर की सेल्स में जो स्टोर हुआ था, वो तोड़ा जाएगा वापस किसमें, ग्लूकोज में। ये कंडीशन कब आती है, मान लिया आप मॉर्निंग में उठ के आप कॉलेज चले गए, बाहर चले गए, आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच नहीं किया, तो क्या आप मतलब आपको वहीं पर प्रॉब्लम होने लगेगी, क्या आप वहाँ बेहोश हो जाएंगे, क्या आपको बहुत बड़ी कोई बीमारी लग जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या होगा, जो बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर हुआ था, जो आप 2-4-5 दिन से जो आप खाना खा रहे थे और उसको बर्न आउट नहीं कर रहे थे, मतलब जो ग्लूकोज ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोर हुआ था, वो वापस तोड़ा जाएगा ग्लूकोज में, क्योंकि बॉडी को सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका रिवर्स है, जो ग्लाइकोजन है वो किस में टूट जाएगा, ग्लूकोज में टूट जाएगा। तो देखिए अभी मैंने ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बताया था, अब इस प्रोसेस में क्या बता रहा हूं, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। देखिए यहां लिखा हुआ है लिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना, तोड़ना। इस प्रोसेस में ग्लूकेगॉन आएगा, ग्लूकेगॉन। क्लियर हो गया? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनलिसिस। क्लियर? तो ये दोनों ही रिवर्स प्रोसेस हैं। पहले वाले में क्या बताया था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, यहां पर क्या बताया, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज। तो ये दोनों ही प्रोसेस को करने वाला कौन है, लिवर है। ठीक, ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप इस वीडियो को इसको पॉज करके इन प्रोसेस को 1-2 बार और देख लेना। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा फिर से आपको समझा दूंगा। कल मैं जब क्लास स्टार्ट करूंगा तो एक बार इन प्रोसेस को फिर से रिवाइज कर दूंगा। ओके, अब आगे हम देखते हैं। यहां पर एक लिवर के नीचे ग्लैंड और लगी हुई है, इसको बोलते हैं पेनक्रियाज। पेनक्रियाज, इसको बोलते हैं अग्नाशय। ये बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड या शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो पेनक्रियाज है। बट इससे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है कि इसको बोला जाता है मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? क्यों मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है? क्योंकि ये 2 ग्लैंड्स की तरह फंक्शन करती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी। और यहां पर इंसुलिन और ग्लूकेगॉन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? और यहां पर एक जूस बनता है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जो ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज से मिलकर बनता है। इस ग्लैंड को हम करेंगे कल, और इसके आगे की चीज़ों को हम कल कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसमें लाइक करिए, जो प्रॉब्लम हो उसमें कमेंट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ओके, थैंक यू क्लास।